गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों आज हमारा टॉपिक चलेगा अलजेब्रा, और अलजेब्रा में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम पियर्सन। और 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें एक फिगर दी गई है और बोला गया है फाइंड ए जनरल रूल फॉर द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न। हमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स के लिए जनरल रूल बताना है जो इस पैटर्न में यूज़ हुई है। मतलब बोला है कि जितनी मैच स्टिक इस पैटर्न में यूज़ हुई है उसके लिए एक हमें जनरल फार्मूला लिखना है, और अगर आगे ऐसे पैटर्न आते हैं तो उस जनरल फार्मूले की हेल्प से ही हम बता सकते हैं कि आगे वाले पैटर्न में कितनी मैच स्टिक यूज़ होगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट पैटर्न था, मैं फर्स्ट पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पैटर्न में हमारे पास नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट पैटर्न में 6 मैच स्टिक्स है। तो इसके लिए जो रूल हो जाएगा बेटा बहुत ही सिंपल है, 6n। n मतलब नंबर ऑफ पैटर्न्स, और 6 यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है वो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। जैसे बात करें हम फर्स्ट पैटर्न में कितनी मैच स्टिक्स होगी, तो पुट कर देंगे यहाँ पर n इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 1 6 मैच स्टिक्स। अब हम बात करें सेकंड वाले पैटर्न में कितनी मैच स्टिक्स होगी, तो पुट कर देंगे n इक्वल्स टू 2। तो 6 इंटू 2 12 मैच स्टिक्स। क्लियर हुई बात? हेलो बच्चों, समझ में आया रूल कैसे लिखेंगे? यस सर। हाँ, तो बहुत ही सिंपल सा है। ऐसी अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला फाइंड ए जनरल रूल फॉर द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। तो बिल्कुल सेम ही है इसमें भी। जैसे हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें गिन लीजिए कितनी लाइन्स हैं एक बॉक्स में। तो 1 2 3 4 लाइन है, तो रूल हो जाएगा 4n। ठीक है, n यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न n1, सेकेंड पैटर्न n2, थर्ड पैटर्न n3। ठीक है, पैटर्न इंक्रीज होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे हमारे पैटर्न भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्लियर है सबको? तो ये जनरल रूल तो आप बहुत इजीली बना सकते हो किसी का भी। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी पूरी इसी पर है, जनरल रूल बताइए यहाँ बोला गया है। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में find the 50th and the 100th term of the following number pattern whose nth term are algebraic expression giving alongside। मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक पैटर्न दिया हुआ है ना, और उसके आगे उसका जनरल रूल भी दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट पैटर्न का जनरल रूल दैट इज लिख के यहाँ पे लिखा हुआ है 4n। तो इसमें बोला है इसकी 50th एंड 100th टर्म बतानी है। तो बेटा 50th टर्म बताने के लिए बस हमें n इक्वल्स टू क्या रख देना है, 50। ठीक है, तो पुट n इक्वल्स टू 50। तो यहाँ पर हमने जनरल रूल में 50 रखना है, तो 50th टर्म हो जाएगी हमारी 4 इंटू 50। ऐसे आप पीछे जो हमने क्वेश्चंस किए थे ना, उसमें भी अगर हमसे कोई पूछता है तो 10th पैटर्न में कितनी मैच स्टिक्स होगी, तो n इक्वल्स टू सिंपली 10 पुट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे पूछा जाए n, यहाँ पर हमसे बोला गया था 50th, तो हमने यहाँ पे 50th टर्म लिख दिया। अगर जैसे 100 टर्म पूछी जाती है हमसे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली n की जगह पे 100 लिख देते, तो 100 टर्म हो जाती है हमारी 400। ठीक है, जनरल रूल का यही फ़ायदा होता है कि एक बार आपको उस सीरीज़ का जनरल रूल पता चल गया तो आप उस सीरीज़ की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। इज डेट क्लियर टू एवरीवन? श्लोक बेटा, अयांश, यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस ओके, तो कल मैंने आपको कोफिशिएंट बता दिया था। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर
पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल, ठीक है। सर हाँ बेटा, सर अभी सर क्वेश्चन नंबर 3 भी बताइए। 3 तो बता दिया ना बेटा, अभी अभी तो बताया, देखो जनरल टर्म वाला, उसका फर्स्ट पार्ट बता दिया ना, सेकंड आपको करना है, ठीक है। सर हाँ सर थोड़ा सा नेटवर्क पे रखिए सर, इसलिए सर मैं सर सुन नहीं पाया था सर। 3 वाला सर एक बार और बता दीजिए। देखिए बेटा, 3 वाला क्वेश्चन ये है, जैसे 3 वाले क्वेश्चन में हमें एक सीरीज़ दी हुई है और उसकी जो जनरल रूल है वो भी दे दिया आगे की तरफ 4n, ठीक है। और इसमें बोला है हमसे ना 100th और 10th और 50th टर्म बताओ। तो बस आपको क्या करना है, जहाँ भी n है, जैसे 50th टर्म निकालनी है तो n इक्वल्स टू 50 पुट कर दो, 100 टर्म निकालनी है तो n इक्वल्स टू 100 पुट कर दो, ठीक है। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। चलिए देखिए, अब इसका एक्सरसाइज आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2। और उससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है लाइक और अनलाइक। देखिए बेटा, लाइक और अनलाइक टर्म क्या होती है, जैसे लाइक टर्म और दूसरी जो है अनलाइक टर्म, ठीक है। यस सर। पॉलिनोमियल को अभी समझते हैं, इसको थोड़ा सा। सर मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल तो सर वो आपसे सब, पढ़ा चुके हैं सर। हाँ आप वो सब डिस्कस सर आप करेंगे सर अभी हम पढ़ाएं। लोग, ठीक है। फिलहाल पहले अनलाइक और लाइक टर्म देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था बेटा, जब भी कोई टर्म जिसके पीछे के वेरिएबल सेम होते हैं और उनकी पावर्स भी सेम होती है, वो लाइक टर्म कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि 4a² b² और -16a² b², ये लाइक टर्म है क्योंकि इनके पीछे के वेरिएबल सेम है। और ऐसे ही हम ले लें 2x⁻3 x⁻2y और 2 या 12y x²। आप देखोगे दोनों के पीछे वेरिएबल सेम है, चाहे उनका सीक्वेंस कुछ भी हो, बस वो होने सेम चाहिए, उनकी पावर सेम होनी चाहिए और अल्फ़ाबेटिकली भी वो सेम होने चाहिए। आपको पता ही है क्योंकि 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। तो अगर हम इनके ऑर्डर्स चेंज कर देते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये है तो इनटू में ही, ठीक है। और अनलाइक टर्म्स क्या होती है बेटा, जिनके पीछे के वेरिएबल्स डिफरेंट होते हैं या उनकी पावर्स डिफरेंट होती है, ठीक है। ये अनलाइक टर्म्स हैं, जिनके पीछे के वेरिएबल या उनकी पावर्स डिफरेंट हो, वो हमारे अनलाइक टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये लाइक टर्म्स हैं और ये फर्स्ट वाली लाइक टर्म्स, ये वाली अनलाइक टर्म्स। तो आपको क्लियर हो गया होगा अभी एग्जांपल के थ्रू कि जिसके पीछे के वेरिएबल प्लस उनकी पावर सेम होगी वो हमारे लाइक टर्म्स, और जिसके पीछे जो कोई भी नंबर जिसमें वेरिएबल डिफरेंट होते हैं या उनकी पावर डिफरेंट होती है वो हमारी अनलाइक टर्म्स। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की। देखिए पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सबसे पहले कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट किसी प्रॉपर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स द्वारा कनेक्ट होते हैं वो पॉलिनोमियल है। सर हाँ देखिए, इसको सुनते रहिए बेटा। मेरा सर नेटवर्क बहुत जा रहा है तो सर इसलिए सर 1-2 मिनट का सर मेरा सर छूट जा रहा है, तो सर आप बता आपको दीजिए। लाइक अनलाइक तो समझ आ गया था बेटा अनिरुद्ध? नो सर लाइक और सर अनलाइक करना सर उससे पहले ही सर मेरा सर आप लोग सर जब आप साथ लाइक और अनलाइक टर्म्स करते हैं सर उसके बाद सर मेरा चलिए सुन नेटवर्क लीजिए बेटा। तो बेटा लाइक टर्म्स वो होती है जिनके पीछे के वेरिएबल और उनकी पावर सेम होती है ना। और अनलाइक टर्म वो होती है जिनके पीछे के वेरिएबल या उनकी पावर डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल तो सेम है बट पावर डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स होंगे। यहाँ पे पावर सेम है, वेरिएबल डिफरेंट है, तो भी अनलाइक। तो लाइक टर्म्स होने के लिए पीछे के जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए। क्लियर? ओके सर। हाँ, अब बात करें पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, एन एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स, जिसमें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट
मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आर connected with each other by mathematical operators. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा होगा भाई, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कुछ नहीं बेटा, आपके जो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के जो साइन होते हैं इन्हीं को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोला जाता है, क्योंकि ये चीज़ों को ऑपरेट कर देते हैं। आपको पता है अगर 2 और मैं 3 के पीछे प्लस का साइन लगाऊंगा तो ये ऑपरेट हो जाएंगे, ऑपरेट होके क्या आ जाएगा 5। तो इसीलिए इसे इन सब साइंस को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोला जाता है। तो हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? एक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जैसे ABCD EXYZ है ना, वेरिएबल्स और कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4, ये एक दूसरे से जुड़े हो, कनेक्टेड मतलब जुड़े हो मैथमेटिकल ऑपरेटर से। तो जितने भी अभी तक हमने ऊपर की तरफ लिखे ये सारे के सारे पॉलिनोमियल ही तो थे, ठीक है? जो भी हम अभी तक करते आ रहे हैं ये सब पॉलिनोमियल ही हैं, ठीक? अब हम इसको एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 2x है ना, 2 और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे x के बीच में कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऑपरेटर क्या हो गया यहाँ पे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे 9 + y, यहाँ पे 7x + 8 या फिर 2a² + b, ये सारे के सारे हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ये इनके बीच में यूज़ हो रहे हैं। प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी, मल्टीप्लाई का भी, डिवाइड का भी, कोई सा भी यूज़ हो सकता है। ये सब हमारे पॉलिनोमियल हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री होती है बेटा किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर, ठीक है? हाँ, एक चीज़ और, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तब कहलाएगा जब उसकी पावर एक होल नंबर हो, पॉजिटिव होल नंबर। समझ गए आप लोग? ठीक है, पावर शुड बी, यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे यहाँ नोट डाल के आप लिख लीजिएगा एक, पावर शुड बी पॉजिटिव होल नंबर। पॉलिनोमियल की पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है? एक पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत इसमें? शुड बी पॉजिटिव होल नंबर, ठीक है? देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा सबकी पावर एक होल नंबर है, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे भी 1 1 और यहाँ पे 2, तो एक पॉजिटिव होल नंबर होनी चाहिए। सर हाँ बेटा, सर 0 हो सकता है? हाँ मैं आपको यही बताने वाला था। जैसे बेटा किसी भी पॉलिनोमियल की पावर अगर 0 हो जाए तो उसे नॉट डिफाइंड बोला जाता है। 0 पॉलिनोमियल वाला नॉट डिफाइंड होता है बेटा। अगर किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर 0 हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? तो उसको बताया नहीं गया है कि वो पॉलिनोमियल होगा भी नहीं होगा, मतलब उसको नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्लियर हुई बेटा बात? सर एक मिनट सर, वो सर पॉलिनोमियल, हाँ सर पॉलिनोमियल, हाँ कोई नहीं, आप पॉलिनोमियल में समझ गया, आगे बोलिए। सर 0 पॉलिनोमियल सर नहीं होगा? नहीं बेटा, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा फिर। समझ गए? हेलो कृष्णा, कौन है ये? नहीं पता किसी को? कृष्णा बेटा, चलिए उसको हमने भेज दिया घर उसके। हाँ बेटा आगे देखिए, इसमें बात करते हैं हम डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ हम बात कर लेते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पॉजिटिव पावर, इक्वेशन की हाईएस्ट, एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पॉजिटिव पावर को डिग्री कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिख लेंगे हाईएस्ट पॉजिटिव
पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पॉजिटिव पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसी को पॉलिनोमियल की डिग्री कहा जाता है, हाईएस्ट पॉजिटिव पावर को। जैसे एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एक्सप्रेशन लिख लिया 2x की पावर 8 प्लस 16 की पावर 18 y प्लस 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, सारे नंबर्स यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सब की पावर एक होल नंबर है। जैसे यहाँ पे x की पावर 8 है, y की पावर कुछ नहीं है 1। तो मैंने बताया था बेटा डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे हमें वेरिएबल की पावर देखनी है बस केवल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 8। ठीक है, आपको ध्यान रखना है डिग्री बताने के लिए केवल वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है, वेरिएबल के अलावा किसी की नहीं देखनी। क्लियर हुई बात बेटा? सबको समझ आया ये पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है? ओके सर। यस सर। यस ओके बेटा, कृष्णा 10th। Yes, sir. ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है इसमें। जैसे ये डिग्री वाला ही बात कर लेते हैं हम। जैसे 17x टू दी पावर y टू दी पावर, और यहाँ पर हम 16x की पावर 3 प्लस 7। बेटा इस वीक नहीं हो पाएगी क्लास। कृष्णा इस वीक नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट वीक ले पाऊँगा मैं बेटा। थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है टाइम की, मैं नेक्स्ट वीक से लेता हूँ आपकी क्लास। ठीक है, देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 17x2 y2 प्लस 16x3 प्लस 7। यहाँ पर इसकी डिग्री पूछी गई है। तो देखिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री होगी पहले जितने भी वेरिएबल्स हैं ना साथ में मल्टीप्लाई करके, जो भी मल्टीप्लाई में वेरिएबल्स है उनकी पावर्स को आप ऐड कर दीजिए। जैसे ये दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई में थे तो इनकी पावर्स को ऐड कर दें हम, टोटल तो 4 हो गई। ठीक है, और ये वेरिएबल डिफरेंट है यहाँ पर, ठीक, और इसकी पावर है 3। तो हमारी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी बेटा 4। हम लोगों को क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स इनटू में है उनकी पावर्स को सम कर देना है। सम ऐसे करके नहीं दिखाना, खुद से सोच लेना। जैसे 2 और 2 कितनी हो गई 4, तो डिग्री हो गई 4। और भी एग्जांपल देखिए इसके। ठीक है, जैसे ये एक हमारा एक्सप्रेशन और है। यहाँ पर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री आप देखोगे बेटा 8, और y की पावर कुछ नहीं है 1, और z की पावर कुछ नहीं है 1। तो टोटल डिग्री हो गई हमारी 10, और यहाँ पर है हमारी 9। तो हमारी सबसे बड़ी पावर हो जाएगी कितनी 10। तो हमारी जो डिग्री है वो हो जाएगी हमारी 10। समझ में आया सबको? हाँ बेटा। यस सर। सर एक क्वेश्चन सर क्या बेटा? सर यहाँ पे सर ऐड सर क्यों करे सर 8 होना चाहिए 2। हाँ बेटा, मैं क्योंकि यही सर- समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है ना, जब भी हम डिग्री निकालते हैं ना, चाहे वेरिएबल का बेस सेम हो या ना हो, हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। यस सर, ऐड कर देते। और सर 10 इसलिए हुआ सर हाँ। y की पावर सर कुछ नहीं है तो सर बिल्कुल, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो x की पावर 8 है, y की पावर कुछ नहीं है, तो अपनी तरफ से 1 एज्यूम करते हैं ना, जो पावर शो नहीं होती 1। y और यहाँ भी z की पावर कुछ शो नहीं हो रही तो 1। तो 8 प्लस 1 प्लस 1 10, तो इसलिए इसकी डिग्री 10 हो जाती है। तो डिग्री वाले क्वेश्चंस में आपको याद रखना है कि जो जितने भी वेरिएबल्स इनटू में होंगे पहले उनकी पावर्स को हमें सम कर देना है। सर हाँ बेटा, सर एक दो क्वेश्चन सर दीजिए सर हमें। सर ऐसे ही सर बिल्कुल अभी आपको देते हैं। देखिए इसमें जो है मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी पहले हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस है बहुत सारे हैं, डोंट वरी, अभी आपको देंगे, टेस्ट में भी देंगे।
तो जैसे क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज हाँ। 6.2 के, हाँ सर ये सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, तो सर इतने सर आसान होते हैं या फिर सर इनके सर और हार्ड लेवल भी होते थोड़ा जोर से बोलिए बेटा, आवाज़ ही नहीं आई मुझे। हैं? सर मैं सर ये कह रहा हूँ कि सर जो सर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, हाँ हाँ, सर उसमें सर सर इतने ही आसान क्वेश्चंस होते हैं या फिर सर हार्ड क्वेश्चंस भी हैं? हार्ड भी होते हैं। ये तो बेसिक था समझाने के लिए। टॉपिक जब आएगा डिग्री वाला, अभी इसमें डिग्री है नहीं आगे जो हम एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, जब डिग्री वाला आएगा तो आप मुझे याद दिलाइएगा, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, ठीक है। ओके सर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अब एक्सरसाइज 6.2 का बोला, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हमें दी है उसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें लिखना है। तो जैसा जैसा बेटा स्टेटमेंट में बोला गया है वैसा वैसा कर दीजिए। बोला जैसे कि सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x फ्रॉम 7। 2 और x की प्रोडक्ट करनी है और उसको 7 में से माइनस कर देना है। फ्रॉम बोला ना, फ्रॉम के बाद जो भी डिजिट लिखी होती है उसे पहले लिखते हैं, और जो स्टार्टिंग में बोला था जैसे Yes, sir. प्रोडक्ट उसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था जो Yes, sir. बोला है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए। जैसे बोला 7 सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट करके उसे सब्ट्रैक्ट करना है। किसकी प्रोडक्ट करनी है? 2 एंड x की। तो 2 मल्टीप्लाई x और उसे 7 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेकेंड में बोला प्रोडक्ट ऑफ 3x एंड y, और इसको डिवाइड करना है किससे? 5 से, ठीक है बेटा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या सिंपली 3x मल्टीप्लाई y डिवाइड बाई 5, जैसा चाहे आप वैसे लिख दो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। है ना। और आपको पता है वेरिएबल्स के बीच में जो मल्टीप्लाई का साइन है उसे हम लिखेंगे नहीं, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात? यस सर। चलिए इसको आप कर Yes, लीजिएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसका बोला है ड्रॉ ए ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट। हाँ सर सी वाला कैसे होगा? सी वाला इसका बोला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x एंड y, मतलब x और y के स्क्वायर का सम करना है बस, ठीक है बेटा। यस सर, सर ऐसे ही द होगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ x एंड y के स्क्वायर का सम, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला ड्रॉ ए ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट द टर्म्स एंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो भी हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका ट्री डायग्राम बनाना है। बोला ना ड्रॉ ए ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट द टर्म्स एंड द फैक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है इसका हमें एक ट्री डायग्राम बनाना है और इसकी टर्म्स को और फैक्टर्स को अलग अलग दिखाना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये, इसमें करना कुछ नहीं है ज़्यादा। नाम से तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या बनाना पड़ेगा हमको, पर सिंपली बस आप क्या करिए, तीनों टर्म्स को अलग अलग कर दीजिए, है ना। ऐसे कर दीजिए जैसे सबसे पहले 3a² है ना माइनस b, और इधर 2, सबको कर दिया अलग। उसके बाद सबका ट्री बना दीजिए। 3a² में क्या क्या है? 3 है, कितने a हैं? 2a हैं, तो 2a अलग अलग कर देंगे। फिर b में क्या है? सिंपली b है, ठीक है, b लिख देंगे, और 2 तो ऑलरेडी 2 है ही, तो ये बन गया बस ट्री। समझ में आया बेटा? तो अगर आपसे बोलता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो गई नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, ठीक है। तो टर्म्स हो गई कितनी? 3, और ट्री तो ये है ही। समझ में आ गया? और नीचे की तरफ इसके फैक्टर्स हैं जो सबसे नीचे हैं। बना लोगे आप लोग? किसी को कोई दिक्कत इसमें? श्लोक आपको बेटा? यस सर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन p एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ p। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, कल मैंने आपको कोफिशिएंट निकालना सिखाया था ना कि कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो इसमें बोला गया है आइडेंटिफाई द टर्म जिसमें p आए, तो टर्म लिख देना है हमें यहाँ पे जिसमें p है 5p, है ना। उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा है, तो कोफिशिएंट तो बड़ा सिंपल है,
कोफिशिएंट किसका पूछा गया है भाई, कोफिशिएंट ऑफ p। तो p का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, p के आगे क्या है 5। सर हाँ बेटा, सर मैं सर सेकंड का सर ए वाला सर नोट करा दो सर, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया बेटा। आइडेंटिफाई द Yes. टर्म विच कंटेन p एंड राइट द कोफिशिएंट ऑफ p। तो ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, देखिए बोला राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट के अलावा इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। देखिए इसका मतलब ये Sir. क्या कहना चाहता है। हाँ सर क्वेश्चन नंबर तो 6 नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ बेटा 4 ही तो बोला ना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सर आपने सर क्वेश्चन नंबर 6 था। अच्छा मुंह से निकल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है कि कोफिशिएंट लिखना है। इसमें कोफिशिएंट किसका लिखेंगे बेटा, कोफिशिएंट किसका होता है, कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल्स होते हैं उनका, है ना। तो यहाँ पर हमें बोला नहीं है किस वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखना है, तो इसका मतलब ये है जितने भी वेरिएबल्स आपको इसमें दिख रहे हैं उनके आगे जो भी नंबर है वो आप लिख दीजिए। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब नंबर्स को लिखना है आपको केवल। तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल है पी क्यू और इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, डेट मीन्स 1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1, ठीक है। और उसके बाद जैसे सी वाला जो है, सी वाला आप देखिए इसमें बोला है -xy + 3x² y²। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएंगे वो, देखिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब जो भी वेरिएबल्स हैं उनके आगे के नंबर्स। तो xy के आगे कौन सा नंबर है -1 और x² y² के आगे 3, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -1 और 3। आप बताइए ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा सारे पार्ट इसके। सर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में, सर हो जाएगा। हाँ 5 में केवल ये बताना है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। तो आप इसमें लाइक और अनलाइक टर्म्स एक साथ लिख लीजिएगा, है ना। जैसे आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स बोला है, तो लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, जैसे मैं एक दो आपके लिए कर देता हूँ। ये हो गया हमारा p² वाली कोई टर्म है, हाँ है ना, 8p², और आप देखोगे 5th नंबर पे -p², तो इन्हें एक साथ कर देंगे। और है कोई p² वाली नहीं, तो इन्हें एक ब्रैकेट में कर दिया, फिर कॉमा, फिर 3q², q² वाली एक तो 3q है और एक 2q है और भी क्यों ही है नीचे की तरफ -q² है, ठीक है बेटा। तो लाइक टर्म्स जो भी है ना उन्हें एक सबको ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफाई द लाइक और अनलाइक, तो इसमें आपको ये बताना है कि फर्स्ट वाला जैसे हमें दिया है क्या ये लाइक है, 5a 2a 6a, यस सबके पीछे सेम वेरिएबल है लाइक है। सेकंड वाला -5x y -5x², तो ये अनलाइक हो गया, ठीक है। बस इसमें लाइक अनलाइक लिखना है। तो आपका होमवर्क यह है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, एक्सरसाइज 5.6.2 में और एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट, ये आपको करके मुझे आज सेंड करना है, ठीक है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है क्या करना है होमवर्क। यस सर। ठीक है बेटा, तो ओके ये सर। आपका होमवर्क है, इसको करके आप मुझे सेंड करोगे, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय सर। बाय। हाँ बेटा, सर कोई सर अभिजीत जैन का हाँ वो यस हमारे सर, सर कोई स्टूडेंट है। अभिजीत जैन आ गया है। हाँ वो स्टूडेंट थे बेटा, वो पहले वाले।